गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान की क्लास में जैसा कि हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने भारतीय संविधान का गठन कर लिया है, मूल अधिकार हो चुके हैं, मूल कर्तव्य हो चुके हैं, नीति निर्देशक तत्व हमने कल पढ़े थे जो कि हमारे कहाँ से कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक दिए गए हैं, 36 से 36 से 51 तक। ठीक है, कौन से भाग में है नीति निर्देशक तत्व? भाग 4 में। फिर इसके बाद हम इसकी आलोचनाएं करने वाले थे, कुछ कमियां निकालने वाले थे। ठीक है, लेकिन कमियां क्या निकालेंगे हम नीति निर्देशक तत्व की? नीति निर्देशक तत्व की कमियां ये हो सकती हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका दुरुपयोग भी होता है। जो गवर्नमेंट है, ठीक है, हमने तो कह दिया कि जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को पृथक्करण करने का जो प्रावधान है कौन से अनुच्छेद में किया गया है? कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग करने का या पृथक करने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, कार्यपालिका का काम आदेश देना होता है, लेकिन अगर कार्यपालिका काम क्या करती है? लागू करने का काम करती है, व्यवस्थापिका कानून बनाती है। अब इसमें कैसे जो गवर्नमेंट है वो इसका दुरुपयोग करेगी? व्यवस्थापिका ने अगर कोई काम या कोई आदेश निकाल दिया है, कोई कानून बना दिया है, तो कार्यपालिका उसे लागू करेगी ही करेगी। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ दो प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं। कौन कौन सी कार्यपालिका है अपने यहाँ पर? कार्यपालिका, हाँ, दो प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं, नाम मात्र की और वास्तविक। ठीक है, जो वास्तविक रूप में नाम मात्र का कौन है अपने यहाँ? नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री और उसके साथ उसका मंत्रिमंडल। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मंत्रिमंडल के द्वारा कोई आदेश जारी कर दिया गया है या कोई कानून बना दिया गया है, व्यवस्थापिका में तो इसी दल का बहुमत होगा, तो कार्यपालिका उसकी अवहेलना नहीं कर सकती है। तो राज्य सरकारों के द्वारा कई बार इन नीति निर्देशक तत्वों का या इनका ध्यान भी नहीं रखा जाता है, वही कार्य किए जाते हैं जो कि उन्हें करने होते हैं। अब इसके बाद हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा? यही है मेन आलोचना, कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। लोक कल्याणकारी अवधारणा जरूर है। ठीक है, कानून अलग अलग गवर्नमेंट आती है, अलग अलग नीतियां बनाती हैं, अपने हिसाब से इन्हें सही गलत साबित करने की कोशिश करती है। अभी भी काफी कुछ चल रहा है, ऐसा चल रहा है या नहीं? कृषि बिल को लेकर है ना, गवर्नमेंट बोल रही है सही है, कृषकों के हित के लिए है, लेकिन अपोजिशन बोल रहा है कि सही नहीं है। तो सबके अपनी अपनी धारणाएं हैं। जो गवर्नमेंट जैसी आती है वो वैसी नीतियां बनाती है और आने वाले समय में उन्हें लागू करती है। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। जानते हो राष्ट्रपति कौन है? कार्यपालिका। कौन है राष्ट्रपति? कार्यपालिका। अपने यहाँ जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्थाएं भी दो प्रकार की होती हैं। शासन व्यवस्थाएं भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? संसदात्मक और अध्यक्षात्मक, दो प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं। क्या अंतर है इनमें? किसे कहते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था और किसे कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था? आता है आपको? ये पढ़ा है हमने। संसद तो वो हो गया पार्लियामेंट, हाँ, अध्यक्षात्मक है। संसदात्मक शासन व्यवस्था किसे कहेंगे और अध्यक्षात्मक किसे कहेंगे? किस आधार पर इनमें हम अंतर कर सकते हैं? अंतर करने का कारण है कार्यपालिका। कार्यपालिका के आधार पर हम इसमें इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। कैसे? अपने यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था है तो दो प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका।
ठीक है। संसदात्मक शासन व्यवस्था है तो कितनी प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं अपने यहाँ? 2 प्रकार की, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र का कौन है? राष्ट्रपति। वास्तविक कौन है? प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल। ठीक है, वास्तविक तो कौन है, यानी वास्तविक रूप से काम कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति केवल सिग्नेचर करने तक सीमित है या आपको परामर्श दे सकता है, मानना या मानना इन पर निर्भर करता है। ये है संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता, या इसे संसदात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, जिसमें 2 प्रकार की कार्यपालिका है। ठीक है, और जो वास्तविक कार्यपालिका है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अपने कार्यों के लिए। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है। अब ये जो भी काम कर रही है इसके लिए इसे किसे जवाब देना होगा? किसे जवाब देना होता है? कौन इनसे प्रश्न पूछ सकता है? जनता पूछती है क्या? जनता पूछ सकती है क्या? कैसे? जनता कैसे पूछेगी? जनता पूछती है इनडायरेक्टली। संसद है, आपकी पार्लियामेंट है, ठीक है, उसके दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। ठीक है, केवल किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। राज्यसभा में भी जो सांसद होते हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन मेन जो कारण होता, मेन जो है वो केवल लोकसभा है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल उत्तरदायी है संसद के निम्न सदन के प्रति। लोकसभा क्या है? निम्न सदन। ठीक है, राज्यसभा क्या है? राज्यसभा उच्च सदन है, जिसे हम कहते हैं ये है प्रथम सदन और ये है द्वितीय सदन। ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी क्यों हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है केवल जो लोकसभा है उसके प्रति ही उत्तरदायी क्यों है? उसका रीजन है क्यों। प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा के बहुमत दल का नेता। कौन है प्रधानमंत्री? लोकसभा के बहुमत दल का नेता। लोकसभा में ये जो प्रधानमंत्री है या जो मंत्रिमंडल है बहुमत दल के सदस्य होते हैं, इसी कारण से किसी भी कार्य के लिए ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये अपने पद पर, या प्रधानमंत्री केवल उसी समय तक उस पद पर रहेगा जब तक कि उन्हें लोकसभा में बहुमत मिलेगा। अगर बहुमत गया तो लोकसभा से ये गए, फिर जब तक बहुमत है तब तक ये रहेंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कार्यपालिका की। ये तो अपने संसदात्मक व्यवस्था की विशेषताएं हो गई कि 2 प्रकार की कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के निम्न सदन के प्रति। अध्यक्षात्मक व्यवस्था को देखिए, क्या है इसमें, क्या अलग है संसदात्मक शासन व्यवस्था से? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में केवल एक ही वास्तविक कार्यपालिका होती है, एक ही कार्यपालिका होती है, और जो भी शक्तियां संविधान के द्वारा इस राष्ट्र अध्यक्ष को दी जाती हैं वो इनका प्रयोग करता है। अपने यहाँ तो क्या है, राष्ट्रपति को कई शक्तियां दी गई हैं, संविधान ने काफी शक्तियां दी हैं, वो शक्तियां भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वास्तविक रूप में प्रयोग कौन करता है उनका? प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिमंडल। ठीक है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो शक्तियां संसद को संविधान ने दी है राष्ट्र अध्यक्ष को, वो सारी शक्तियां वो ही प्रयोग में लाता है, वो होता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अब हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति की। ठीक है, इतना तो समझ में आया। कार्यपालिका संबंधी अंतर होता है, ठीक है, कि कैसी कार्यपालिका है वहां पर। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका है, मान लीजिए अमेरिका की बात करते हैं हम,
अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है, वहां पर राष्ट्रपति है। अमेरिका में राष्ट्रपति है, वर्तमान में कौन है? अभी कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है ना। अभी इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं, आने वाले समय में नवंबर दिसंबर तक इलेक्शन हो जाएंगे वहां पर। तो अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को जो भी शक्तियां दी गई हैं संविधान के द्वारा, उनका प्रयोग वो स्वयं ही करता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। उसकी इच्छा होगी जैसे वो कार्य करेगा, जो संविधान ने जो शक्तियां दे दी उसके अंतर्गत कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि क्या है? वास्तविक कार्यपालिका। अपने यहाँ संसदात्मक है, ठीक है। अपने यहाँ संसदात्मक कैसे है? शक्तियां तो खूब दी है राष्ट्रपति को, आदेश जारी कर दो, आपातकाल लागू कर दो, किसी को माफी दे दो, सजा कम कर दो, लेकिन किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिमंडल के परामर्श से। आया डिफरेंस समझ में? यहाँ राष्ट्रपति के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि अपना राज्य जो राष्ट्रपति है वो कोई भी कार्य करेगा किसके परामर्श से करेगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के परामर्श से। इसीलिए राष्ट्रपति तो नाम मात्र की कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका। आया दोनों में डिफरेंस समझ में? ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की। सबसे पहले इसके पद के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं क्या हैं? क्या योग्यताएं हैं? क्या उम्र होनी चाहिए? पता है कितनी उम्र होनी चाहिए? ये मैंने आपको टिप्स पे ही बताया था, ध्यान हो तो। कितनी है एज? एज लिमिट? एज लिमिट कितनी है? इतने से स्टार्ट होगा, कम से कम 35 वर्ष। समझ में आया? कैसे? देखो, लोकसभा निम्न सदन है, ठीक है, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। आराम से याद होगा, 25, 30 और 35। तो किसी भी राष्ट्रपति के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सबसे मेन जो है वो है भारत का नागरिक हो, ये तो सबसे कॉमन है, ये तो सभी में चाहिए आपको, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, कोई भी हो, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट का पद उसके पास नहीं होना चाहिए, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपके लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर विधानसभा हो, किसी भी गवर्नमेंट से संबंधित किसी भी पद पर वो नहीं रह सकता है। अगर वो होगा तो क्या होगा? उसे राष्ट्रपति पद पर जो चुनाव है वो चुनाव लड़ने से पहले वहां से त्यागपत्र देना होगा। ये हो गई इनकी कॉमन जो योग्यताएं हैं, ठीक है। फिर इसके बाद राष्ट्रपति के अंतर्गत सबसे जो मेन बात है राष्ट्रपति का निर्वाचन स्टार्ट करते हैं। सबसे जो मेन है इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, पता है क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? लास्ट ईयर हमने एक टॉपिक पढ़ा था इसके अंतर्गत, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। अब याद तो कैसे होंगे, एग्जाम ही नहीं हुए। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पढ़े थे क्या? क्या था? जिसके अंतर्गत हमने पढ़े थे चुनाव के जो अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है ना, चुनाव के अलग अलग तरीके पढ़े थे, हमने पढ़े थे क्या? इसी के अंतर्गत एक टॉपिक था हमारा
यही है, यही है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पढ़ा था। अब पिछले साल अगर आपने फर्स्ट बुक नहीं पढ़ी है तो काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि चीजें वही रिपीट होंगी। जब हम अगले स्टेप पे तभी बढ़ेंगे जब पिछली वाली चीजें आपको याद होगी। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सब कुछ यही तो पढ़ना है हमें, है ना। अब राष्ट्रपति की बात करते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। इसके अंतर्गत भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व हमने जो पढ़ा था ये भी दो प्रकार का था क्या? एकल संक्रमणीय मत पद्धति था, ऐसा कुछ एकल संक्रमणीय मत पद्धति, और दूसरा था आपका ये सूची पद्धति, ठीक है। सब कुछ गायब है, और सबसे बड़ी बात एग्जाम होता तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत तो ध्यान रहता, अब तो वो भी नहीं है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। किस पद्धति के द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। समझ में आया? अब ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है, ठीक है। तो किस पद्धति से होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। क्या होता है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, या अपन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की कॉमन बात कर लेते हैं, ठीक है। दोनों ही पद्धतियों में सबसे पहले निकाला जाता है न्यूनतम कोटा। निकालते हैं न्यूनतम कोटा। कैसे? न्यूनतम कोटा कैसे निकालते हैं? ठीक है। डाली गई मतों की संख्या अपॉन उम्मीदवारों की संख्या प्लस 1। ये है कोटा निकालने का फॉर्मूला। समझ में आया? जब किसी भी उम्मीदवार को ये न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाता है तो विजयी घोषित कर दिया जाता है। ये तो कोटा निकालने की बात हो गई कि किसे कितने वोट मिलेंगे, ये हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो न्यूनतम कोटा निकालने का जो फॉर्मूला है ये हो गया है डाले गए मतों की संख्या अपॉन उम्मीदवारों की संख्या प्लस 1। अब इसके बाद कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव? कौन शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? हम चुनते हैं क्या? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? मत डालने वाले कौन होते हैं? हमने कभी डाले हैं कि राष्ट्रपति को मत नहीं डाले, तो फिर कौन चुनते हैं? कौन चुनते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में जो शामिल होने वाले सदस्य होते हैं वो होते हैं संसद के दोनों सदन। कौन कौन से? दोनों सदन कौन कौन से हैं? ठीक है, नाम राज्यसभा और लोकसभा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये ध्यान रखना है, क्या केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। इसके साथ जिन्हें चुना गया है, बिना चुने हुए भी आते हैं क्या? आते हैं क्या राज्यसभा लोकसभा में बिना चुने हुए? बताओ कितने आते हैं? आते हैं क्या? आते हैं। कैसे? लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्यसभा में कितने सदस्य? सबको पता होगा, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से।
ये आपने देखा होगा, सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, रेखा है, वो क्या चुन के गए हैं क्या? वो तो डायरेक्ट जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के जो मान लीजिए कोई समाज सेवी है, वैज्ञानिक है, अलग अलग क्षेत्रों के जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उन्हें राज्यसभा में स्थान दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें मनोनीत किया जाता है। और लोकसभा में एंग्लो भारतीय, एंग्लो इंडियन, ठीक है ना, जो मिली जुले होते हैं, एंग्लो इंडियन, न भारतीय ना ही विदेशी, 2 सदस्य चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, सॉरी, इसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये दोनों ही पार्टिसिपेट नहीं करते, ये दोनों भाग नहीं लेते हैं। ये दोनों भाग कहाँ लेंगे? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा लेते हैं। अब ये तो संसद की बात हो गई कि जो संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे, साथ ही साथ राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य एवं संघीय विधानसभाओं के सदस्य, संघीय विधानसभाओं के, समझ में आ गया? संघीय विधानसभाएं इंडियन टेरिटरीज, ठीक है ना, यूनियन कितनी है? 9 है। और राज्य कितने हैं? स्टेट कितने हो गए? 28। दिल्ली और पौंडीचेरी है ना, इनमें विधानसभाएं हैं, औरों में नहीं, इसलिए, ठीक है। राज्य विधानसभाएं, विधानसभाओं के सदस्य आ गए और संघीय विधानसभाओं के सदस्य इसके अंतर्गत आ गए हैं। लोकसभा में इनमें ही हैं, लोकसभा में इनमें ही है। और हाँ, विधानसभाएं तो हैं लेकिन सदस्य संख्याएं काफी कम हैं। विधानसभाएं तो हैं लेकिन काफी कम हैं। अब इतनी बात हो गई कि कौन कौन शामिल हो रहा है। संसद के दोनों सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल हो गए, साथ ही साथ राज्य विधानसभाएं और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्य इसके अंतर्गत शामिल हो गए हैं। अब अगली बात, क्या अब ये कैसे निर्धारित करोगे कि किसके मत का क्या मूल्य होगा, कौन कितने वोट डालेगा, कौन कितने वोट डालेगा, किसके मत का मूल्य क्या होगा। अपने यहाँ विधानसभा में 200 सदस्य हैं, ठीक है। अपने यहाँ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा है, ठीक है, वो वहाँ के ज्यादा जनसंख्या को प्रतिनिधित्व देती है। तो फिर कैसे निर्धारित करोगे कि जो सदस्य संख्या है, जो सदस्य हैं, विधानसभाओं के जो सदस्य हैं, उनके मतों का मूल्य क्या होगा? कैसे निर्धारित करोगे? कैसे निर्धारित करोगे कि जो सदस्य हैं उनके एक मत का मूल्य क्या क्या होगा? असम, मणिपुर है, ठीक है, वहां की विधानसभा की सदस्य संख्या कम है और पॉपुलेशन भी कम है, कम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो। तो ये कैसे निर्धारित करोगे? तो इसके लिए भी एक फार्मूला निर्धारित किया गया है। क्या? राज्यों की जनसंख्या अपॉन राज्य विधानसभा, राज्यों की जनसंख्या या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या अपॉन राज्य या संघीय क्षेत्र, संघीय, राज्य ही कर लेते हैं, राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। इनटू करो या डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे एक विधानसभा क्षेत्र के सदस्य के मत का मूल्य निकलेगा। जितनी कम जनसंख्या होगी उतने ही मत का मूल्य क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का मूल्य निकालने का तरीका।
फिर इसके बाद अगला, जो संसद के सदस्य हैं उनके मतों का मूल्य कैसे निकालोगे? संसद के सदस्यों के मतों का मूल्य कैसे निकालोगे? समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का मूल्य टोटल कितना है अपॉन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। मतों का मूल्य निकलेगा। इसे संसद के जो सदस्य हैं ना, ये तो है किसके लिए? संसद के सदस्यों के मतों का मूल्य निकालने का तरीका है। ये है कि जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनके जो सदस्य हैं, ठीक है ना, एमएलए वगैरह जो होते हैं, जो विधायक होते हैं, जिन्हें विधायक कहते हैं, विधानसभा में विधानसभा से संबंधित सदस्य विधायक, संसद से संबंधित सदस्य सांसद, ठीक है ना। तो ये किसके लिए है? विधायकों के लिए। विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य। समझ में आया? ये है चुनाव प्रक्रिया। फिर इसके बाद ये वोट डाले जाएंगे, ठीक है ना, मतों की गणना होगी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। कोटा निर्धारित कर दिया हमने, ठीक है ना, कि जिसे भी वो कोटा मिलेगा वो विजयी होगा। अब अगर कोटा नहीं मिला तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? हमने पढ़ा था, याद है कुछ, कि जो राष्ट्रपति, अब पहली बात आनुपातिक प्रतिनिधित्व की कर रहे हैं हम, एकल संक्रमणीय मत पद्धति की बात कर रहे हैं। उम्मीदवार, जो मत डालने वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो कितने वोट डालता है? जितने उम्मीदवार होंगे, जितने उम्मीदवार होते हैं उतने ही वोट उस व्यक्ति के द्वारा डाले जाएंगे। मान लीजिए 2 हैं तो 2 वोट वो डालेगा। फिर वोट डालते समय वो अपनी वरीयता लिखता है, चॉइस लिखता है ना, प्रथम चॉइस और द्वितीय। मान लीजिए तृतीय है तो तृतीय आ गया, उसमें चॉइस उसने लिख दी। अब अगर किसी व्यक्ति को ये कोटा नहीं मिला, यानी प्रथम वरीयता वाले व्यक्ति को ये कोटा नहीं मिला, तो उस कंडीशन में क्या होता है? जो द्वितीय वरीयता वाले जो वोट होते हैं वो इसमें शामिल कर दिए जाते हैं। ये फायदा होता है इससे कि किसी भी मत का जो मूल्य होता है या कोई भी वोट इसमें खराब नहीं जाता है, या दोबारा चुनाव की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ये कहलाती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिसके अंतर्गत अगर एक निश्चित कोटा निर्धारित कर दिया गया, निश्चित कोटा नहीं मिला, तो जो आपने चॉइस दी है उसके अनुसार फिर उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। इसमें कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये चुनावी प्रक्रिया है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को समझाइए, साथ ही शक्तियों का भी वर्णन कीजिए। तो आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। इसके अंतर्गत अगर आपको कोई दिक्कत है तो ये आप मुझे कमेंट करके ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम डायरेक्ट आगे बढ़ जाएं। पहले चुनाव तो करें, है ना, हटाएंगे तो हम बाद में। पहले चुनाव प्रक्रिया, योग्यताएं हमने पढ़ ली, अब इसके बाद हमने चुनाव प्रक्रिया पढ़ ली है। आगे हम देखेंगे कि क्या कर सकता है अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को हटा दिया। वैसे तो हटाया नहीं जाता, और हटाने की प्रक्रिया कौन सी, क्या कहलाती है? महाभियोग पढ़ा है,
महाभियोग की प्रक्रिया होती है जिससे कि आप राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। हम नहीं हटाएंगे, ठीक है ना, हम नहीं हटा सकते। हटाने का काम कौन करती है? संसद करती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।